एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी को लंबे समय तक चार्ज करने की प्रक्रिया लघु आवेशन धारा, बहुत कम धारा पर चार्ज करना। दोस्तों इंग्लिश में इसको ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते हैं और हिंदी में इसको बिंदु आवेश या रिसाव आवेश के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लंबे समय तक बैटरी चार्ज होती है, बहुत टाइम ले लेती है। निर्धारित धारा के 1 से 3% धारा पर ही बैटरी को लगभग चार्ज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिशन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है। दोस्तों एडिशन सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो अम्लीय प्रकार का नहीं होता है, क्षारीय प्रकार का होता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH से लिखा जाता है। NaCl ये सोडियम क्लोराइड होता है और H2SO4 तनुगंधक अम्ल होता है, ये तो हम जानते ही। तो खैर प्रश्न का उत्तर सी रहेगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी में फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों वेंट प्लग की तरह ही बात कर रहा है एक तरह से, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए रहेगा, गैस प्रवाह की सुगमता के लिए, यानी सर्कुलेशन बना रहे गैसों का। अगला क्वेश्चन है एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा है और न ही कोई EMF सोर्स होता है। दोस्तों इस तरह के सर्किट पैसिव सर्किट कहलाते हैं, निष्क्रिय परिपथ में होते हैं, यानी कोई एनर्जी सोर्स भी नहीं है, EMF भी नहीं है, तो वो निष्क्रिय हो गया। नाम से ही पता लग रहा है क्योंकि कोई काम कर ही नहीं सकता ऐसा। ओके अगला क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा कूलाम के नियम से ज्ञात होता है। दोस्तों प्रश्न पहले भी आया था, रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है एक कैपेसिटर के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर किसको जिम्मेदार माना जाएगा। दोस्तों आंतरिक तापन का मतलब है इंटरनल शॉर्ट सर्किट। देखो दोस्तों कैपेसिटर की दोनों प्लेटें जो होती है चालक वाली, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है। समय के साथ इसकी पराविद्युतीय क्षमता घटती जाती है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, और उस रेजिस्टेंस को हम लीकेज रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जब एक उत्तम कैपेसिटर होता है तो इसका लीकेज रिएक्टेंस मेगा ओम में होता है, यानी बहुत कम लीकेज धारा दोनों चालक प्लेटों के बीच में बहती है। लेकिन समय के साथ ये लीकेज प्रतिरोध घटता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच में लीकेज धारा का मान बढ़ता जाता है। फाइनली जब लीकेज रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो दोनों प्लेटों में धारा प्रवाह होता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है कैपेसिटर। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर ए रहेगा, लीकेज रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाले बल को क्या कहते हैं। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, कैलिब्रेटेड स्केल का मतलब है अंशांकित पैमाना, उस पर पॉइंटर घूमना, यानी जो सूचक मापी यंत्र होते हैं उनमें सुई जो है ना वो पैमाने पर क्यों चल रही है। दोस्तों विक्षेपक टॉर्क इसका आंसर होना चाहिए। इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं डेफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब डेफ्लेक्टिंग टॉर्क वही होता है जब धारा देने पर वो काम करता है, तो प्रचालन टॉर्क अपन दूसरी भाषा में इसको कह रहे हैं, हालांकि विक्षेपक टॉर्क का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। खैर प्रश्न का उत्तर ए रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घटक ओम मीटर में नहीं होता। ओम मीटर में एक नियत मान का प्रतिरोधक होता है दोस्तों, एक परिवर्ती मान का प्रतिरोधक भी होता है, लेकिन ना तो कैपेसिटर होता है ना ही इंडक्टर होता है। हाँ बैटरी जरूर होती है। तो प्रश्न का उत्तर ई रहेगा, सी और डी दोनों, ना तो इंडक्टर होता है ना कैपेसिटर होता है। हाँ फिक्स मान का, वेरिएबल मान का, दोनों रजिस्टर होते हैं दोस्तों। एक तो होता है सर्किट में करंट लिमिटिंग करने का काम, धारा को लिमिट, यानी जब शॉर्ट सर्किट हो तो उच्च धारा ना चले उस समय वो रेजिस्टेंस काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर क्या माप सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो माप ही सकता है। अब ये तापमान का ऑप्शन भी इन्होंने और दे दिया, तो फिर उपरोक्त सभी करेंगे। हालांकि सीधा सीधा टेम्परेचर मापन का आई थिंक मल्टीमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ABC जब तीनों सही हो रहे हैं तो चौथा भी अपन को मानना पड़ेगा, और ये उत्तर इन्होंने सही किया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में कंट्रोलिंग स्प्रिंग किस धातु की होती है। दोस्तों वैसे तो फास्फर ब्रोंज की होती है ये, तो अपन इस प्रश्न का उत्तर सी करेंगे, लेकिन धातु इस तरह की होनी चाहिए कि और भी धातु ले सकते हो आप इसके लिए। धातु इस तरह की हो जो अचुंबकीय हो, तन्य धातु हो, टेंसाइल हो, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध रखने वाली हो। खैर अपने इस प्रश्न का उत्तर तो सी रहेगा, फास्फर ब्रोंज सबसे बेटर ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक स्वचालित विद्युत प्रेस ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें ताप कंट्रोल करने के लिए तो थर्मोस्टेट लगता है नो डाउट, और ये हीटिंग एलिमेंट के सीरीज में लगता है दोस्तों, ध्यान रखना। ये भी फ्यूज और थर्मल ओवरलोड रिले की भांति द्विधात्विक पत्ती होती है और धारा के उसमें सिद्धांत पर चलता है दोस्तों। गर्म होकर पत्ती हट जाती है, सर्किट एन हो जाता है, ठंडी होकर पुनः रीसेट हो जाती है, सर्किट NC हो जाता है, हीटिंग एलिमेंट फिर से ऑन हो जाता है। ये दोस्तों ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर जितने भी होते हैं सब में थर्मोस्टेट ही होता है, जैसे प्रेस, वाटर हीटर, गीजर, बॉयलर, इन सब में थर्मोस्टेट ही होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है कि भारत में एसी पावर लाइन वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, तो 50 हर्ट्ज है दोस्तों। इस प्रश्न में तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ए उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का उदाहरण है। देखो दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है मैं आपको बता दूं। पीजो इलेक्ट्रिक ये है कि दो धातुओं को जब कंप्रेस करके ऐसी दो मेटल जिनको दबाए जाने पर एक दबाव से पोटेंशियल डेवलप करते हैं दोस्तों ये धातुएं, और वो मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक कहलाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न ईएमएफ पीजो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कहलाता है दोस्तों। तो ये जितनी भी धातुएं हैं टोटल पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ में ही आती है। शॉर्ट में याद रखो पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, दो ऐसी धातुएं जिनको एक निश्चित ताप के साथ अगर दबाव दिया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो इनके बीच में एक विद्युत उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी वायरिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग होगी। दोस्तों क्लीट वायरिंग और फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, ये दो अस्थायी वायरिंग होती है। बाकी सीटीएस, टीआरएस, पीवीसी कंड्यूट और पीवीसी केसिंग कैपिंग, ये जितनी भी होती है दोस्तों सब की सब स्थायी वायरिंग होती है। तो क्लीट वायरिंग अपने इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लैंप लगभग मोनोक्रेटिक प्रकाश देता है। दोस्तों मोनोक्रेटिक प्रकाश का मतलब है रंग चेंज करने वाला, या जिसमें वस्तुएं दूसरे रंग की दिखाई देती हो। तो ये अपने सोडियम वेपर लैंप में ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। बाकी जीएलएस लैंप तो बहुत बेटर प्रकाश देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कौन सा घटक निम्न में से नहीं है। ब्रीदर भी होता है, कंजर्वेटर भी होता है, टेप चेंजर भी होती है, बकोलज रिले भी होती है। प्रश्न का उत्तर रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चारों तो ट्रांसफार्मर के भाग है। टेप चेंजर का मतलब होता है जो रेशो टर्न अपन चेंज करते हैं सेकेंडरी साइड में, जिससे वोल्टेज के मान में उतार चढ़ाव आता हो, यानी वोल्टेज की टेपिंग वाले ऑप्शन की बात कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी के बराबर होती है। तो दोस्तों ऐसा ट्रांसफार्मर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, और ऐसे ट्रांसफार्मर में टर्न रेशो, वोल्टेज रेशो, करंट रेशो का मान हमेशा 1:1 होता है, यानी इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर रास्ते 2 होते हैं। अगर लेप वाइंडिंग हो तो ध्यान रखना पोल की संख्या के बराबर होता है। तरंग वाइंडिंग है, तरंग वाइंडिंग वेव को ही अपन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक 3 फेज अल्टरनेटर में एक आर्मेचर में 120 स्लॉट है और 8 पोल है, स्लॉट कोण कितना होगा। दोस्तों यहाँ स्लॉट कोण का मतलब है प्रति स्लॉट कोण का मान कितना है। देखो दोस्तों कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 180 इंटू पोल। अभी अपने पोल कितने हैं 8, बटे भाग दे दो नंबर ऑफ स्लॉट का, कुल डिग्री में स्लॉट की संख्या का भाग दे दो। टोटल डिग्री का सूत्र होता है 180 इंटू पोल, उसमें 120 का भाग दे दो दोस्तों, उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, मेरे हिसाब से इसका उत्तर आएगा दोस्तों ये, अगर अपन इन सब को 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 रह जाएगा, 2 इसको अगर काटते हैं तो दोस्तों 4, ये उत्तर आएगा अपना 12 डिग्री। आप कैलकुलेशन दोबारा कर लीजिएगा, क्या सूत्र रहेगा, कुल वैद्युतिक डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल डिग्री का सूत्र 180 इंटू पोल होता है, तो उत्तर ए हो जाएगा 12 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सीटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सीटी जानते होंगे, विद्युत धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर, प्राइमरी को लोड के साथ सीरीज में जोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये भी प्राइमरी धारा सेकेंडरी से प्रभावित नहीं होती, ये बात भी सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसकी सेकेंडरी में एमीटर जुड़ता है, सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड वगैरह कुछ भी नहीं होता है, इसलिए प्राइमरी में जो धारा चल रही है उसी के एक रेशो डिसाइड किया हुआ होता है। सेकेंडरी में धारा चलती है, मीटर उतनी रीडिंग देता रहता है, इसलिए सेकेंडरी धारा से प्राइमरी पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स प्राइमरी धारा के अनुसार बनेगा, ये भी श्योर है, सेकेंडरी को तो केवल उसमें काम करना है। डी है कि प्राइमरी धारा लोड से प्रभावित होती है, ये भी बिल्कुल सही है, प्राइमरी में धारा उतनी चलेगी जितना अपना लोड है। तो प्रश्न का उत्तर ई रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि बाकी सारे कथन सही है, गलत कोई भी कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर नमी प्रवेश रोकने के लिए, तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिका जेल होती है। नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर क्या लगाते हैं, तो सिलिका जेल भरते हैं, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन तब होता है जब लोड का पावर फैक्टर, दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जब लोड के पावर फैक्टर का मान इसके इम्पीडेंस एंगल के बराबर हो जाए तब होता है दोस्तों। इम्पीडेंस एंगल जो एक समकोण त्रिभुज बनता है उसमें दोस्तों यहाँ पर जेड ई होता है, ये एक्स ई होता है और ये आर ई होता है। तो ये जो थीटा है ना दोस्तों, ये थीटा इस कॉर्नर पर जो बनने वाला है
वो इस इम्पीडेंस कोण के बराबर हो जाता है, उस समय एक पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन उच्चतम होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न का उत्तर ए रहेगा, लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर। अगला प्रश्न है, 4 पोल सिंप्लेक्स लेप बाउंड आर्मेचर में रास्ते कितने होंगे। दोस्तों लेप बाउंड है, ए बराबर पी होगा, फिर सिंप्लेक्स है इसलिए 4 के 4 ही हो जाएंगे। हाँ अगर ड्यूप्लेक्स होता दोस्तों तब उत्तर 8 होता, यानी अगर वाइंडिंग में आपको प्लेक्स दे रखी है तो फिर पोल इंटू प्लेक्स करना होता है। खैर सिंपल प्रश्न था, सिंप्लेक्स दे रखा था इसलिए 4 के 4 ही हो गए। हाँ ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स अगर होते तो फिर 8 12 हो जाते। दोस्तों अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में एक आर्मेचर की पोल पिच कितनी होगी यदि पोल और स्लॉट की संख्या 4 और 28 हो। दोस्तों पोल पिच ज्ञात करने का सूत्र होता है नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल। स्लॉट की संख्या 24, पोल की संख्या 4, तो पिच का मान कितना हो गया दोस्तों 7। प्रश्न का उत्तर रहेगा डी। सूत्र दोबारा सुन लीजिए, स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि फिलामेंट लैंप सामान्यतः किस पावर फैक्टर पर चलता है। दोस्तों फिलामेंट लैंप का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टंगस्टन वाले फिलामेंट लैंप सही है। हालांकि कार्बन फिलामेंट लैंप हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलामेंट लैंप 2 तरह का होता है दोस्तों, या तो कार्बन वाला या वैसे फिलामेंट अपन इनकेंडिसेंट लैंप को कहते हैं, उदीप्त लैंप को कहते हैं, और वो हमेशा इकाई पावर फैक्टर पर चलता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों कुछ कंट्रीब्यूशन है लेकिन देख लीजिए, कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी। देखो वॉशिंग मशीन को तो अर्थिंग की आवश्यकता है, रेफ्रिजरेटर को भी है, इलेक्ट्रिक कुकर, देखो यहाँ पर विद्युत कुकर का मतलब ओवन से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो ओवन को भी आवश्यकता है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर होता है दोस्तों, इसको नहीं है। ये इन्होंने क्यों लिखा है इसका कारण मैं बता देता हूँ। वैसे तो सबको ज़रूरत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसलिए इस प्रश्न का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था। लेकिन वैक्यूम क्लीनर को कहते हैं इसलिए नहीं होता कि सामान्यतः इसकी बॉडी धातु की निर्मित नहीं होती है, या तो वो प्लास्टिक की होगी या बेकेलाइट की होगी दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि वैक्यूम क्लीनर को अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती है।